हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैरिज सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए टुडे विल डिस्कस अबाउट लेट मैरिज। देरी से शादी होने के क्या कॉम्बिनेशंस होते हैं। हम किस तरीके से किसी भी कुंडली में देखेंगे कि इस पर्टिकुलर पर्सन की लेट मैरिज होगी। जो मेरे पास मैक्सिमम क्वेरीज आती हैं वो या तो प्रोफेशन या नौकरी से रिलेटेड आती हैं या मैरिज या विवाह से रिलेटेड आती हैं। और विवाह से रिलेटेड आती हैं उनमें ज़्यादातर कॉम्बिनेशंस वही आते हैं जिनमें कि वो लेट मैरिज के कॉम्बिनेशंस हैं। पेरेंट्स अपने बच्चों से रिलेटेड पूछते हैं कि इसकी मैरिज कब होगी। रोज़ाना 15 से 20 मेरे पास इस तरीके की रिक्वेस्ट आती हैं। तो ऐसे मैंने कितने ही चार्ट्स को एनालाइज करने के बाद और कुछ क्लासिक्स और बुक्स की हेल्प लेने के बाद जो कॉम्बिनेशंस डेवलप किए हैं वो मैं आपके सामने यहाँ पर डिस्कस करूँगा और समझाने की भी कोशिश करूँगा कि हमें किस तरीके से देखना है कि ये डिलेड मैरिज या लेट मैरिज का कॉम्बिनेशन इस चार्ट के अंदर बनता है या नहीं बनता है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि स्ट्रॉन्ग सैटर्न ऑब्लिक मार्स इन 17 और 28 एक्सिस। इसका मतलब क्या है? ये 17 एक्सिस होता है, ये पहला भाव है और ये 7वां भाव है। यदि इन दोनों भावों में शनि और मंगल दोनों में से कोई भी एक यहाँ पर और एक यहाँ पर आ जाए, जैसे शनि यहाँ आ गया और मार्स यहाँ पे आ गया या मार्स यहाँ आ गया और शनि यहाँ पे आ गया, उसको बोलते हैं 17 एक्सिस। इसी तरीके से 28 एक्सिस में आ जाए, मतलब एक शनि और मंगल में से एक यहाँ पर और दूसरा यहाँ पर आ जाए तो वो डिले मैरिज कराता है। ऐसे केसेस में 100% डिले होती है मैरिज। 7वां भाव और दूसरा भाव शनि और मंगल दोनों से एफ्लिक्ट हो जाए, ग्रसित हो जाए, पीड़ित हो जाए। 7वां भाव भी मैरिज का है और दूसरा भाव भी मैरिज का है। तो 17 एक्सिस मतलब पहले और 7वें भाव में शनि और मंगल आ जाए या दूसरे और 8वें भाव में एक में शनि और दूसरे में मंगल आ जाए, तो ऐसे नेटिव की मैरिज डिले मैरिज होती है। तो ये फर्स्ट वन कॉम्बिनेशन है, वो इस कुंडली में आपको नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर मंगल जरूर बैठा है, मगर जो मेरा कॉम्बिनेशन जो बता रहा हूँ उसमें इसमें भी और इसमें भी दोनों भावों में एक में शनि और एक में मंगल होना चाहिए, या इसमें एक में शनि और एक में मंगल होना चाहिए। दूसरी चीज़ अभी क्लैरिफाई कर देता हूँ कि मैं जो कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ ये सभी के सभी किसी कुंडली में नहीं लगेंगे। इसमें से यदि 2, 3 या 4 कॉम्बिनेशन भी लग रहे हैं तो वो डिलेड मैरिज का कॉम्बिनेशन बनता है। कोई भी एक कॉम्बिनेशन लगने पे भी ये नहीं मानेंगे कि ये डिलेड मैरिज है। कम से कम 3-4 कॉम्बिनेशंस लगने चाहिए। ये मैं पहले ही क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि कहीं किसी की में यहाँ पर शनि और मंगल आ जाए तो आप 100% मान लें कि इसकी डिलेड मैरिज होगी। आपको और भी चीज़ें देखनी है जो मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा। दूसरा देखना है 7th लॉर्ड एस्पेक्टेड बाई स्ट्रॉन्ग मेलिफिक एंड कम्बस्ट, मतलब 7वें भाव के स्वामी को अशुभ ग्रह देखें और वो अस्त हो। 7वें भाव का स्वामी यहाँ पे देखिए 7वां भाव है, इसमें साइन है 4, उसको अशुभ ग्रह 7वें भाव का स्वामी हो गया मंगल, इट्स मून, चंद्रमा। 4 साइन है तो उसका स्वामी चंद्रमा हो गया। अब इसे अशुभ ग्रह देखते हो और ये कम्बस्ट हो, तो देखिए इस केस में राहु केतु एक्सिस पर आ गया है, तो इसको अशुभ ग्रह देख रहे हैं, तो इस कुंडली में ये कॉम्बिनेशन लग रहा है। 7th लॉर्ड एस्पेक्टेड बाई स्ट्रॉन्ग मेलिफिक एंड कम्बस्ट, मतलब 7वें भाव का स्वामी स्ट्रॉन्ग मेलिफिक, राहु केतु अशुभ होते हैं, बहुत ज़्यादा अशुभ होते हैं, वो उन्हीं के एक्सिस पे है, तो देखा जाए भी माना जाएगा कि 7th लॉर्ड को राहु केतु देख रहे हैं। कम्बस्ट यहाँ पर नहीं है, मगर इन दोनों में से एक कंडीशन तो फुलफिल हो रही है। अब आ जाता है नेक्स्ट, बेनिफिक्स आर रेट्रो, मतलब जो शुभ ग्रह हैं वो यदि वक्री हो तो वो भी मैरिज को डिले कराते हैं। इस कुंडली में मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, ये जुपिटर वक्री है। तो शुभ ग्रह सारे के सारे वक्री होना जरूरी नहीं है। शुभ ग्रह माने जाते हैं गुरु, शुक्र, और यदि बुध अकेला बैठा हो कुंडली के अंदर और बुध या फिर शुक्र या गुरु के साथ हो तो शुभ माना जाएगा, अदरवाइज वो शुभ नहीं माना जाएगा। मतलब 3 ही केस में शुभ माना जाएगा। बुध अकेला है, जैसा इस कुंडली में बुध शुभ है। बुध यदि गुरु के साथ बैठा है, शुक्र के साथ बैठा है
और चंद्रमा के साथ बैठा है तभी भी शुभ मान लेंगे, मगर बाकी किसी भी अशुभ ग्रह के साथ इसको शुभ नहीं माना जाता। तो यहाँ पे बेनिफिक्स आर रेट्रो, तो यहाँ पे जुपिटर रेट्रो है, तो इस में डिलेड मैरिज की एक और कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। वीनस इज कंबस्ट, मतलब शुक्र अस्त होना चाहिए। कोई भी ग्रह अस्त होता है जब वो सूर्य के बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाता है। करीब करीब अंदाजे से हम ले सकते हैं 10 डिग्री के आसपास जब भी सन के कोई भी प्लैनेट आएगा तो उसे हम कंबस्ट या अस्त मानते हैं। इस कुंडली के अंदर ये वीनस है जो कि मैरिज का कारक होता है, तो ये यहाँ पर अस्त है, कंबस्ट है। तो इस कुंडली के अंदर ये भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि सेवेंथ लॉर्ड के साथ वीनस इज कंबस्ट। शुक्र यदि कंबस्ट हो जाता है तो वो भी डिलेड मैरिज बताता है। फर्दर एक कॉम्बिनेशन है मांगलिक, जिसे हम बोलते हैं मंगल दोष। मांगलिक कब होता है, चीज़ें मैं साथ साथ बता रहा हूँ। जब भी किसी भी नेटिव के कुंडली के अंदर पहले भाव, दूसरे भाव, चौथे भाव, सातवें भाव, आठवें भाव और 12वें भाव के अंदर मंगल बैठा हो तो उसे हम मांगलिक कहते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मांगलिक वो होता है जिसके पहले भाव, दूसरे भाव, चौथे भाव, सातवें भाव, आठवें भाव और 12वें भाव के अंदर मंगल बैठा हो, उसे मांगलिक बोलते हैं। मैरिज से रिलेटेड मैटर्स में मांगलिक होना अच्छी बात नहीं मानी जाती। रीज़न क्या है, मंगल यदि यहाँ पर बैठा है तो लग्न का नुकसान करेगा। मंगल एक अशुभ ग्रह है। दूसरे भाव में बैठा है तो परिवार का नुकसान कर सकता है। अशुभ ग्रह है इसलिए दूसरा भाव आपके परिवार का होता है। चौथे भाव में बैठा है तो वो घर का और सुख का नुकसान करेगा, सुख संपत्ति का। चौथा भाव सुख स्थान होता है, आपके घर का स्थान होता है। यदि मंगल यहाँ पर आके बैठ गया तो उसका हास करेगा। सातवां भाव आपके जीवन साथी का भाव होता है या स्पाउस का भाव होता है, तो सातवें भाव में बैठ गया अशुभ ग्रह तो वो उसका भी हास करेगा। इसी तरीके से आठवां भाव आपके ससुराल का भाव होता है, पुरुष और स्त्री दोनों के लिए, तो ससुराल का हास होने से भी आपका हास होगा। और 12वां भाव आपका जो भी सांसारिक सुख होते हैं, बैड प्लेजर या मैरिज के बाद की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनसे रिलेटेड है। ये हस्बैंड वाइफ के बीच की एक्टिविटीज से रिलेटेड है। इसलिए यदि इस भाव में भी मंगल बैठा है तो उसका नुकसान करेगा, इसलिए इसे मांगलिक दोष माना जाता है। तो मंगल दोष भी यदि कुंडली में है, जैसे कि इस कुंडली में है, देखिए इसमें देखिए मैं जब लगा रहा हूँ तो पहले के अलावा बाकी 4 कॉम्बिनेशंस यहाँ पे लग गए हैं। तो इसी से हम अब डिसाइड कर सकते हैं कि ये डिलेड मैरिज का केस है। फर्दर एक कॉम्बिनेशन ले रहा हूँ, 12th हाउस नॉट इन मेलिफिक इन्फ्लुएंस ऑफ 2 प्लैनेट्स। यदि 12वां भाव 2 प्लैनेट्स के मेलिफिक इन्फ्लुएंस में नहीं होना चाहिए। अब नहीं होना चाहिए कॉम्बिनेशन लगा रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन हम देखते हैं, 12th हाउस नॉट इन मेलिफिक इन्फ्लुएंस ऑफ 2 प्लैनेट्स। तो ये एक अजीब कॉम्बिनेशन लगेगा। यदि 12th हाउस 2 प्लैनेट्स के मेलिफिक इन्फ्लुएंस में हो जाएगा तो ऐसे नेटिव की मैरिज होना डिफिकल्ट हो जाएगा। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं लेट मैरिज का। यदि 12वां भाव 2 अशुभ ग्रहों के प्रभाव में हो जाएगा तो उसकी यदि मैरिज भी हो जाएगी तो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से अलग अलग रहेंगे या मैरिज होने में डिफिकल्टी आएगी। तो 2 अशुभ ग्रहों के इन्फ्लुएंस में नहीं होना चाहिए 12वां भाव। यदि होगा तो मैरिज ही नहीं होगी, लेट मैरिज का कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। लेट मैरिज हमें यह भी देखना है कि उसकी नेटिव की मैरिज होनी चाहिए। तो मैरिज तभी होगी जब 12वां भाव यदि बुरी तरह से अफ्लिक्ट या पीड़ित ना हो। यदि 12वां भाव पूरी तरह पीड़ित हो गया और ये सब कॉम्बिनेशन हो गए तो वो डिनाइल ऑफ मैरिज भी हो जाएगा, मैरिज होने में डिफिकल्टी होगी। और यदि मैरिज हो जाएगी तो ऐसे हस्बैंड वाइफ कभी भी साथ साथ नहीं रहेंगे या मिल नहीं पाएंगे रहते हुए भी। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है 4th हाउस। यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये एफ्लिक्शन यहाँ पर नहीं है तो मैंने इसको कट कर दिया इस कुंडली में। 4th हाउस ट्रिपल अफ्लिक्शन, मतलब चौथे भाव पे 3 अशुभ ग्रहों का असर हो या वहाँ पे अशुभ ग्रह बैठे हों तो भी वो लेट मैरिज का कॉम्बिनेशन है। इस कुंडली के अंदर ये चौथा भाव है, इस पर किसी भी अशुभ ग्रह का कोई इफेक्ट नहीं है, इसलिए ये कॉम्बिनेशन भी इस कुंडली में नहीं लगेगा। 8वां कॉम्बिनेशन जो आपको देखना है, दारा कारक इज एफ्लिक्टेड, मतलब दारा कारक पीड़ित होना चाहिए। दारा कारक कौन होता है, आपकी कुंडली के अंदर जिस भी ग्रह की राहु केतु को छोड़कर
सबसे कम डिग्री होती है 7 ग्रहों में, राहु केतु को नहीं काउंट करते, बाकी 7 ग्रहों में देख लीजिए जिसकी सबसे कम डिग्री है वो दारा कारक होता है। यदि दारा कारक भी पीड़ित है तो वो डिलेड मैरिज को रिप्रेजेंट करता है, नो मैरिज को भी करता है, पर डिलेड मैरिज का भी एक कॉम्बिनेशन है कि दारा कारक पीड़ित हो। इस कुंडली के लिए दारा कारक यहाँ पर चंद्रमा है, मून है, और दारा कारक राहु केतु एक्सिस पर है। कोई भी ग्रह जब राहु केतु एक्सिस पर आ जाता है, राहु और केतु एक दूसरे के अपोजिट होते हैं हमेशा, और राहु केतु एक्सिस पर जो ग्रह आता है उसे पीड़ित माना जाता है, क्योंकि ये दोनों अशुभ ग्रह हैं, इसलिए इस नेटिव का दारा कारक भी पीड़ित है। इसके बाद हमें एक कॉम्बिनेशन और देखना होता है, शुक्र से 7वां भाव। शुक्र से 7वां भाव भी यदि पीड़ित हो तो डिलेड और नो मैरिज दोनों केसेस में वो कॉम्बिनेशन बनता है। शुक्र से 7वां भाव देखना है, क्योंकि शुक्र शादी का कारक है, तो कारक से 7वां भाव देखते हैं मैरिज के केस में। यहाँ पर शुक्र बैठा हुआ है वीनस, इससे 7वां भाव ये लग्न है। अब लग्न को आप देखिए, ये बुरी तरह पीड़ित है। यहाँ पर इसको शनि देख रहा है तीसरी दृष्टि से, 1 2 3, शनि की तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि होती है, और यहाँ से इसको मार्स मंगल भी देख रहा है, सूर्य भी देख रहा है, और वीनस से 7वां है तो वीनस तो देखेगा ही, मगर इसमें एक उम्मीद की किरण है कि शनि जो देख रहा है इसकी लग्न को, तो शनि इसका लॉर्ड है, खुद स्वामी है। जब भी किसी भी भाव का स्वामी उस भाव को एस्पेक्ट करता हो या उसमें बैठ जाए तो वो उस भाव को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, मजबूती प्रोवाइड करता है, उस भाव से रिलेटेड कामों को वो करा ले जाता है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो अपने, जैसे किसी भी घर का स्वामी अपने घर को देख रहा हो, इस तरीके से स्ट्रेंथ होता है। तो यहाँ पर ये एफ्लिक्टेड है ये भाव। तो मैंने यहाँ पे देखा कि डिलेड मैरिज के जो मैंने 9 कॉम्बिनेशन लगे हैं, इस कुंडली के अंदर 6 कॉम्बिनेशन लग रहे हैं। अब आप डेफिनेटली कह सकते हो कि ये डिलेड मैरिज का कॉम्बिनेशन है। ये मैंने आपको D1 चार्ट के 9 कॉम्बिनेशन बताए हैं बर्थ चार्ट के, आप इसे नोट कर लें और अपनी कुंडलियों में, या जिनकी भी कुंडली आपके पास आती है, जिन लोगों की मैरिज लेट हुई है, वो ये सारी चीज़ें अपनी कुंडली में देखें। यदि उनको इन कॉम्बिनेशंस में लगते हैं तो वो समझ जाएं कि उनकी डिलेड मैरिज होने वाली है, और यदि कहीं नहीं लगते हैं, किसी तरह की डिफ़िकल्टी है, तो वो कुंडली मेरे पास भेजें, मैं उन कॉम्बिनेशंस को लगाकर उन्हें बता दूंगा कि किस तरीके से कॉम्बिनेशन लग रहे हैं। अभी मैं लेट मैरिज के और भी कॉम्बिनेशंस की बात करूंगा, मैं D9 चार्ट को भी इंक्लूड करूंगा। ये इस नेटिव का D9 चार्ट है, D9 चार्ट को इंक्लूड करूंगा। मैंने प्रीवियस क्लास में भी ये बताया था कि हम किस तरीके से लेट मैरिज को यहाँ पर देख सकते हैं। अर्ली मैरिज नहीं होगी तो लेट मैरिज होगी, 2 ही तरह की मैरिज होगी। तो मैरिज के केस में सबसे पहले हम प्रॉमिस देखते हैं मैरिज होगी कि नहीं होगी, फिर हम देखते हैं कि ये अर्ली मैरिज होगी या लेट मैरिज होगी। अर्ली मैरिज मैंने प्रीवियस क्लास में बता ही दिया था। अब यहाँ पर मैं क्या देखूंगा, D9 चार्ट में मैं इसका बर्थ चार्ट इसके साइड में ला के रख देता हूँ। देखिए ये बर्थ चार्ट है, यहाँ पर मैंने बर्थ चार्ट रख दिया है ये, तो आप इन दोनों चार्ट को ध्यान से देख लें। ये बर्थ चार्ट भी अब आपको दिख रहा होगा, तो बर्थ चार्ट ये रहा। आप क्या करेंगे, इसका बड़ा सिंपल कॉम्बिनेशन है, मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया था। इसका 7th लॉर्ड लीजिए बर्थ चार्ट का, ये बर्थ चार्ट है, इसका 7th लॉर्ड, इसके 7th लॉर्ड का मतलब 7वें भाव का स्वामी, सप्तमेश जिसे बोलते हैं। इसमें 4 साइन है तो उसका लॉर्ड मून होता है। अब मून की पोजीशन आप देखेंगे इसके D9 चार्ट के अंदर, ये मून रहा। हमें क्या करना है, अब ध्यान से देखिए, ये मून अपनी पोजीशन से D1 चार्ट में, बर्थ चार्ट में, ये जिस भी राशि अपनी पोजीशन जो भी है, मतलब 6 साइन के अंदर था D1 चार्ट में, वहां से इसकी कौन सी पोजीशन होगी है D9 चार्ट में, उसे हम देखेंगे। तो बर्थ चार्ट में वो 6 साइन मतलब कन्या राशि में था, वर्गो साइन में था, यहाँ था। अब यहाँ से कौन से हाउस में चला गया है, तो 1 2 3 4 5 6, तो आप देखिए 6th हाउस के अंदर चला गया है, अपने से 6ठी पोजीशन पे चला गया है। फिर हम देखेंगे कि ये बर्थ चार्ट की लग्न से कौन से भाव में चला गया है। बर्थ चार्ट की लग्न 10 है और ये अब की 11 साइन में गया है, तो 10 लग्न से दूसरे भाव में चला गया है। तो आपको मेरा पिछला वीडियो याद होगा, मैंने अर्ली मैरिज के या मैरिज के प्रोमिस में बताया था, जब भी
सेवेंथ हाउस का लॉर्ड सप्तमेश, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं इन कॉम्बिनेशन को सीखने के लिए। रिपीटेडली हमें वीडियोस देखने होते हैं कॉम्बिनेशन, ये आपने नोट किए हैं तो अब आप पढ़ लीजिएगा, वहाँ पे मैंने राइटिंग में आपको ये कॉम्बिनेशंस दिए थे। तो सेकंड लॉर्ड जब सेवेंथ लॉर्ड जब अपने से नौवां चार्ट के अंदर दूसरे भाव, छठे भाव, आठवें भाव और 12वें भाव में चला जाता है, दूसरे भाव, छठे भाव, आठवें भाव या 12वें भाव में चला जाता है, तो वो डिलेड मैरिज को इंडिकेट करता है, लेट मैरिज को इंडिकेट करता है। तो देखिए जो मैंने कॉम्बिनेशन बताया था लेट मैरिज का, वो इस कुंडली के अंदर भी सीधा सीधा अप्लाई हो रहा है। अब एक और कॉम्बिनेशन जो मैंने बताया था वो यहाँ पर लगी गया डिलेड मैरिज का। फर्दर हमें क्या करना है, इसलिए ये डिलेड मैरिज है। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज, D30 चार्ट का कॉम्बिनेशन बताया था मैंने। D30 चार्ट पे आ जाता हूं मैं। D30 चार्ट में मैंने एक कॉम्बिनेशन बताया था कि जो मैरिज का प्रॉमिस जब भी देखना हो, हम त्रिशांश या D30 चार्ट को देखते हैं। यदि त्रिशांश या D30 चार्ट की लग्न पर शुभ ग्रहों का असर हो या उसे शुभ ग्रह देख रहे हो, तो ऐसे नेटिव की मैरिज अर्ली मैरिज होती है। मगर उस पर अशुभ ग्रहों का असर हो तो ऐसे नेटिव की मैरिज डिफिकल्टी से होती है, या तो नहीं होती या बहुत लेट मैरिज होती है। तो इस नेटिव का मैं त्रिशांश चार्ट मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। तो त्रिशांश चार्ट की ये लग्न है, और इस लग्न को आप ध्यान से देखिए। इसको यहाँ से तो शनि देख रहा है तीसरी दृष्टि से, और यहाँ से मंगल देख रहा है इसको 7वीं दृष्टि से। तो ये इसकी लग्न बुरी तरह से पीड़ित है, बैडली एफ्लिक्टेड है, इसलिए ये भी एक डिलेड मैरिज का कॉम्बिनेशन बन गया। आपको जितने भी कॉम्बिनेशंस मैंने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, आप उन्हें एक नोटबुक में नोट कर लें और इसके बाद अपनी कुंडलियों पर लगाएं, तो आपको ये बिल्कुल सटीक बैठेंगे। इधर उधर बिल्कुल कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आपको यूट्यूब पर हजारों वीडियो मिल जाएंगे, वो कुछ भी कॉम्बिनेशंस बताते हैं। दूसरी बात, एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष में कोई भी कॉम्बिनेशन 100% केसेस में नहीं लगता। एस्ट्रोलॉजी क्योंकि 100% केसेस में तो ईश्वर के हाथ में होती है कोई भी चीज़। मगर जो मैंने कॉम्बिनेशंस आपको बताए हुए हैं, ये क्लासिक्स बहुत सारी बुक्स को स्टडी करके और प्रैक्टिकली कई 100 चार्टों के ऊपर लगाने के बाद बताए हैं। आप भी इन्हें लगाएं और आपको ये कॉम्बिनेशंस कैसे लगे, आपकी कुंडलीज पर ये लगे या ना लगे, आप मेरी कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा, जिससे मैं अपनी इस रिसर्च को और आगे बढ़ा सकूं। एंड तक आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।